हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग का जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एग्जांपल है और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी व्यक्ति के या पेशेंट के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज में बना करके रखने के लिए। ये ड्रग अपने साथ दो कॉम्बिनेशन लेकर के आता है और ये क्या कॉम्बिनेशन है, इनका कंसंट्रेशन क्या है, इनका इंडिविजुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनका क्लासेस क्या है, आज आप सब डिटेल से जान जाओगे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर इनके ब्रांड नेम का, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो ब्रांड नेम है वह है टेल्मा एच और इसे बनाने वाली कंपनी है आपका ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो टेल्मा एच है इसमें एच लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि इसमें एक और ड्रग इंक्लूडेड होगा, यानी कि दो ड्रग का कॉम्बिनेशन इसके अंदर रखा गया है। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग का कॉम्बिनेशन है, कितने परसेंट के साथ में। कंपोजिशन का अगर आप नीचे देखें तो ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन टेलमिसार्टन इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कितना है, ये 40 mg। दूसरा है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये भी इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका कंसंट्रेशन है 12.5 mg। बाकी जो एक्जिपेंट वगैरह हैं इनका कंसंट्रेशन है क्वांटिटी सफिशिएंट। ये आईपी लिखा हुआ रहता है, अक्सर आप देखते हो। इसका क्या मतलब होता है? आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। अगर यहाँ पे बीपी होता तो उसका मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी होता तो उसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये जितने भी टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि गाइडलाइन की किताबें हैं जिसमें पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है कि कौन से प्रोसेस से आपको इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है, कितने क्वांटिटी में, कब कैसे मिक्स करना है। यानी कि कह सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है, जिसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की पूरी जानकारी छिपी हुई होती है और इसको किसी भी स्टेट को फॉलो करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कहाँ कहाँ पे लाइज करते हैं, फिर बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दो ड्रग है आपका, पहला है टेलमिसार्टन और दूसरा है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हम देखते हैं कि ये दो ड्रग कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। पहला है आपका टेलमिसार्टन, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टेलमिसार्टन लोकेटेड है। दूसरा जो ड्रग है आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, वो अगर आप देखोगे तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कॉन्स्टिट्यूएंट की जो कि पहले लिस्टेड में रखा हुआ है। तो हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका टेलमिसार्टन। टेलमिसार्टन किस क्लास के अंदर रखा गया है? ये रखा है एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर। और ये जो क्लास है इसको अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये क्लास किसके अंदर सब क्लास में इंक्लूडेड है? ये है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या इसको हम बोल सकते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर के अंदर। दूसरा जो हमारा ड्रग था हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये थायाजाइड के अंदर लिस्टेड है और ये थायाजाइड किसके अंदर का इंक्लूडेड एग्जांपल है? वह है डायूरेटिक का। तो दोनों के काम करने के तरीके को समझेंगे फिर आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोनों मिलकर के कैसे आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इससे पहले कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझें, सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि आखिर ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती क्या है और होती कैसी है और कैसे ही आपका ड्रग काम करता है। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड के द्वारा आर्टेरियल वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर, यही ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके ब्लड वेसल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ से जो ब्लड मूव कर रहा है वो अपने आप में एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। किसके ऊपर? इस आर्टेरियल वॉल के ऊपर ये जो ब्लड है वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120/80 mmHg। ये एक नॉर्मल रेंज है। जब कभी भी ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला ये प्रेशर अपने नॉर्मल रेंज से इलेवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे ही सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन बेसिकली शॉर्ट टर्म को आप नहीं बोल सकते। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सर्शन है, या आप रात में अच्छे से सो नहीं पाए हो और अगली सुबह आप मॉनिटर करते हो सडनली ऑल ऑफ द साइन, तो ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन इसे हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट तरीके से अगर यही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आए तो फिर हम जाकर के उसे हाइपरटेंशन की संज्ञा में रखेंगे या क्लास में रखेंगे। तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर। कई कारण हैं ब्लड प्रेशर के, जिसमें आज के दो फैक्टर हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आपका ब्लड वेसल इस तरीके से डायलेटेड है तो इसमें जो ब्लड मूव कर रहे होंगे उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके इस एट्रियल वॉल पे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, ये अगर आप देखोगे ये जो डायमीटर है वो सफिशियंट है।
इसलिए ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पे एक्सर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो ब्लड वेसल का डायमीटर है, जो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं डार्क कर रहा हूँ, ये पूरा डायमीटर है, ये वाला इतना हिस्सा आराम से इसको जाने देने के लिए है। लेकिन अगर किसी कारण से ब्लड वेसल का हिस्सा अब यूँ हो जाए, इतना सकरा हो जाए, तो ये नीचे वाला जो वैल्यू था इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो कि आपका ब्लड वेसल इतना रह गया, तो इतने में से ब्लड को प्रेशर फेस करना पड़ेगा, ब्लड को गुजरने से प्रेशर फेस करना पड़ेगा, तो वो एक ब्लड प्रेशर का कारण होता है। दूसरा कारण अगर आप देखेंगे तो हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि क्या करता है, ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट करने का काम करता है। उसी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन करना एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसकी की सहायता से आपका किडनी यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है, और इसके लिए जो ब्लड है वो आपकी किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन पे आते हैं। तो ये जो आपके ब्लड में NaCl प्रेजेंट है, ब्लड में जो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, इसमें का Na प्लस प्लस Cl माइनस निकल जाता है, और ये जो Na है यानी कि सोडियम है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इससे हम अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी केस में आप चाहते हो कि एक्सेस मात्रा में सोडियम को बॉडी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल नहीं है, एलिवेटेड है, तो आपको इसी किडनी के फंक्शन को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। उसको ऐसे प्रोसेस के गुजारना पड़ेगा जहां पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इनिबिट हो सके, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर सोडियम बॉडी से बाहर निकल सके। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो। नाउ अब आपको इसी कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर है ब्लड प्रेशर के एक्शन को समझने के लिए, उसे इस पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बहुत ईजी हो जाए। पहला ड्रग है हमारा टेल्मिसार्टन, तो इस पे फोकस करते हैं। टेल्मिसार्टन कौन से क्लास का ड्रग है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का। तो अब देखो ये पूरा सिस्टम जिसके अंदर फॉलो करता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर का, ये पूरा सिस्टम क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, यही आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन, थोड़ा शॉर्ट में जगह का मैं लिख रहा हूँ। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है वो आगे एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये एंजियोटेंसिन के दो मेन टाइप में से पहला टाइप, वैसे तो 4 टाइप होते हैं, ये आपका कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, और इसी एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रेनिन। तो यहाँ पे पहला फैक्टर क्या हो गया? रेनिन। और यहाँ पे देखिए रेनिन पहला फैक्टर है। अब ये जो एंजियोटेंसिन है, यहाँ पे भी देखो एंजियोटेंसिन लिखा हुआ है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन, तो रेनिन तो समझ में आ गया आपको, ये वाला रेनिन है, ये एंजियोटेंसिन है, तो ये दोनों के सिस्टम को, कोलैबोरेशन को इनहिबिट करेगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ना, वो इनएक्टिव है। ये एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव था, वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में, और ये 2 है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे 1 का 2 में कन्वर्ट होना होता है एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसे हम ACE कहते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। आई मीन वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, नाम ही इसी का बता रहा है कि एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव था, इसे एंजियोटेंसिन 2 जो कि एक्टिव है, इसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो आगे क्या करेगा, आगे जा करके ये अपने, इसको यहाँ से हम आगे करते हैं, ये आगे जा करके ये रहा, मान लो ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये एंजियोटेंसिन है, ये मान लो, ठीक है, दिस इज एंजियोटेंसिन, ठीक, दिस इज एंजियोटेंसिन। अब ये एंजियोटेंसिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के पास आएगा और इस तरीके से अपने रिसेप्टर पे ऑक्यूपाई कर देगा। इस तरीके से ये आया और अपने रिसेप्टर पे ऑक्यूपाई किया। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि कोई भी ड्रग या तो सिग्नल मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे हमको सिग्नल मॉलिक्यूल माने, और कोई भी रिसेप्टर अगर दोनों सिंगल सिंगल केस में है, अनऑक्यूपाइड केस में है, तो दीज आर ऑफ नो यूज, यानी कि इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होगी जब अगर ये अनऑक्यूपाइड है। लेकिन जैसे ही ये ड्रग या रिसेप्टर या सिग्नल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन जाएंगे, इसे हम बोल लेते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज रिटन एज अ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है फिर वो अपना बायोलॉजिकल एक्शन देगा या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, और ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन अपना अपना इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ है, उसका क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट पे इसी लाइन पे क्लियर है। ये सारे के सारे एक्टिविटी क्या करने का काम करेंगे, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ये अगर ब्लड वेसल है, अभी नॉर्मल के केस में इसका डायमीटर देखो कितना, इतना है, अगर ये एंजियोटेंसिन अपने इस रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो पहली एक्टिविटी होगी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की, यानी कि ये जो ब्लड वेसल है अब इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दो लाइन पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये जो डायमीटर है वो पहले से छोटा हो जा रहा है, और जब डायमीटर छोटा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो तो मैंने आपको अभी भी बताया भी था। तो पहला काम ये किया इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होने का, जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा क्या करेगा, ये सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिंपैथिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। इससे क्या होगा,
अगर आप देखो ये भी आप इस पे पढ़ोगे, सिंपैथेटिक इनहिबिटर इस क्लास का है, ये एक्टिविटी यहाँ भी दे रहा है। तो अगर ये आपका ब्लड वेसल है और सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा ये जो ब्लड वेसल है पहले की तरह फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा और इसकी वजह से जो ब्लड मूव करेगा उसको प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और यहाँ भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ से आपने देखा। इसके साथ और क्या करता है, ये क्या करेगा, ये आपके एल्डोस्ट्रॉन और एड्रेनालिन जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, इनके सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि आपके हार्ट रेट, ब्लड वेसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, इंसुलिन रिलीज, इन सब को बहुत फास्ट कर देगा। तो इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक काम और ही करता है, ये रीनल एक्शन को भी अफेक्ट करता है। ये क्या करेगा, ये सॉल्ट और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, मेन स्टेप यही है, ये किसको, ये सॉल्ट एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा। ऐसे समझो कि ये आपका किडनी है, यहाँ पे सॉल्ट NaCl मान लेता हूँ जो समझाने के लिए, NaCl और वाटर ये दोनों अभी आपके ल्यूमेन में आ चुके हैं, ताकि ये आगे जा करके यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाए। ये यहाँ से यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ये होता। लेकिन जैसे ही एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा यहाँ पे, ये क्या करेंगे, ये एक ब्लड वेसल आता है इस तरीके से एफ्रेंट और इस तरीके से मूव करके इफ्रेंट हो जाता है। तो ये जो असल में NaCl और H2O आया था वो आपके ब्लड वेसल से ल्यूमेन में आया था, इसे हम कहते हैं सिक्रीशन। लेकिन जब ये प्रोसेस उल्टा हो जाए, ल्यूमेन से आपके ब्लड वेसल में चला जाए, इसे कहते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन। ये रीएब्जॉर्प्शन अगर होगा तो वापस से सोडियम क्लोराइड और वाटर आपके ब्लड में चले जाएंगे और इससे तो आपके ब्लड में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और फिलहाल आप यहाँ पे नहीं चाहते हो, क्योंकि सोडियम का काम यह है ब्लड प्रेशर को कॉन्स्टेंट करना और इससे आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका जो एल्डोस्टेरोन है उसके रिसेप्टर पर बाइंड होने से वाटर और NaCl यानी कि सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और हमको तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन को कम करना है। इस तरीके से ये जो भी आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। अब एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि भाई जिसके बाइंड होने से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम उसको बाइंड होने ना दें तो आप जरा आप जरा राइट साइड के कॉर्नर पर फोकस कीजिए जहाँ पे मैंने रिसेप्टर बनाया था कि ये जो आपका एंजियोटेंसिन था वो आपके रिसेप्टर पर ऑक्यूपाई हो रहा था, तो ये सारी घटनाएं घट रही थी। कौन कौन सी घटनाएं, आपके ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिंपैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेट होना, एल्डोस्टेरोन एड्रेनलिन का एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होना, आपके जो वाटर और सॉल्ट है उसके रीअब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होना, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो हम इसको क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को इस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। जरा देखिए मैं कैसे डॉट डॉट करके डार्क बना दे रहा हूँ इसको। तो अब ये पूरा जो बैठने का जगह है वो तो ब्लॉक हो गया। अब इसकी वजह से ये जो एंजियोटेंसिन था वो तो आ नहीं पाएगा और एंजियोटेंसिन आ नहीं पाएगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के मात्रा से बता रहा हूँ कि ये रिबाउंड हो गया, अपनी जगह पे बैठ नहीं पाया। अब जबकि बैठा नहीं तो ये जो कॉम्प्लेक्स था क्या बन पाएगा, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो क्या इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, नहीं, देखने को नहीं मिलेगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी तो क्या ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, नहीं होगा। क्या सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, नहीं, नहीं होगा। क्या ये जो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो का जो ज़्यादा मूव कर रहा था वो होगा, वो भी नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर तो अफेक्ट हो गए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो फैक्टर ही आपने कम कर दिया। तो इस तरीके से ये आपको मदद करता है। कौन, आपका टेलमिसार्टन। अब बारी आती है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो है आपका यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड इज एग्जांपल ऑफ थायाजाइड विच इज एग्जांपल ऑफ डायूरेटिक। और डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, डायूरेटिक यानी कि ऐसे ड्रग जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं बाय अफेक्टिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। ये इनहिबिट करते हैं, रिमार्क द वर्ड, ये इनहिबिट करते हैं सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। तो अगर इनहिबिट करेंगे तो यहाँ वाला जो स्टेप था इसको देखिए, ये इनहिबिट हो जाएगा तो अभी भी सोडियम और वाटर ल्यूमेन में ही रहेंगे, जो कि आगे जा करके यूरिन के फॉर्म से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। यही तो इच्छा है, यही तो आपकी इच्छा थी कि ऐसा हो, और ऐसा काम करने से आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसको जरा फिर से देखिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे देखिए ये हमारा, अगर हम बोलें तो ये किडनी का ल्यूमेन है, ठीक है। यहाँ से आपका ब्लड वेसल आया और इस तरीके से गया, इस तरीके से आया, इस तरीके से गया। यहाँ एफ्रेंट है, ये इफ्रेंट है। तो यहाँ से पहले स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में ये होता है फिल्ट्रेशन। इसके बाद ये जो ब्लड वेसल है कुछ इस तरीके से मूव करता है, आगे जाता है। यहाँ से ब्लड वेसल से जो भी चीज़ें हैं वो आपके ल्यूमेन ऑफ द किडनी में चला जाता है, इसे कहते हैं हम सिक्रीशन।
ठीक। अब अगर बॉडी को लगता है कि कोई चीज़ मैंने गलत कर दी सीक्रेट करके, इसे वापस आना चाहिए, तो अब ल्यूमेन से जाता है वापस ब्लड में। इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक बार ड्रग में तो ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन हो गया था, अब यहाँ पे दोबारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए ये कहलाता है आपका रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक प्रोसेस। अब हमारा पे यहाँ पे जो डाययूरेटिक है वो इसी रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इनिबिट करता है, और इसके इनिबिट करने से जो सोडियम था, वाटर था ल्यूमेन में, किसके ल्यूमेन में, आपके किडनी के ल्यूमेन में रहेगा, और यहाँ से ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से हम अपने जो ड्रग का एक्शन है वो अचीव कर सकते हैं। ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल गया, और यही तो हमको चाहिए था। अब ये जो यूरिन निकला, इसमें क्या क्या निकला, इसमें वो निकला वाटर, और इसमें निकला आपका सोडियम, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे इंक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये निकल जाएंगे तो आपका जो बीपी है क्या हो जाएगा, बीपी अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो ड्रग है टेल्मा एच वो काम करता है। ये तो बात हो गई कुछ स्पेसिफिक उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से। अब देखिए ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टेल्मिसार्टन हो या कोई और कैटेगरी का ड्रग हो, जिसमें एक ड्रग तो यही हो टेल्मिसार्टन, यानी कि टेल्मा एच हो या टेल्मा एम हो या कोई और टेल्मा हो, खाली प्लेन टेल्मा हो, उसमें रहेगा टेल्मिसार्टन। और टेल्मिसार्टन के केस में एक इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि व्हेन प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड टेल्मिसार्टन शुड बी डिसकंटिन्यू एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि टेल्मिसार्टन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं टेरेटोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई महिला ये प्रेगनेंसी के पहले लेना शुरू करती है और उस समय कोई प्रेगनेंसी था नहीं, तब तो ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जब जब इसको लेते लेते प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उनको डॉक्टर को एज सुन एज पॉसिबल बता देना चाहिए कि आई हैव कंसीव्ड प्रेगनेंसी, क्योंकि जो टेल्मिसार्टन है वो प्रेगनेंसी के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उससे फीटस की एबनॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत हो सकती है, ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो ये आपके टेल्मिसार्टन के काम करने के तरीके, टेल्मिसार्टन के साथ जो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड था इसके काम करने के तरीके हो गए, साथ में उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो गए। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो कॉन्सेप्चुअल लगा हुआ होगा, समझ में आ गया होगा कि आखिर ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।